Good morning, everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. So today we start with the part third of this knockout series. And start करने से पहले two untouched things. One was the homework that I gave you, जिसमें आपको Environment Performance Index and Climate Change Performance Index के ऊपर tricks बना के भेजनी थी. Some of you created beautiful tricks, but the best one which I found was, I guess, from Ajit and Anjali. So what they recommended was कि environment एक bigger term है, right? तो एनवायरनमेंट के लिए सबको एक साथ अच्छे से मिलके काम करना पड़ेगा, एक साथ अच्छे से मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाके आप क्लाइमेट चेंज बिकॉज क्लाइमेट इज अ स्मॉलर टर्म, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में आपके 10 में से 10 मार्क्स आएंगे, राइट? सो दिस इज द पेंडिंग थिंग. एंड द अदर वाज द मिस्टेक दैट वी मेड. इट वाज रिगार्डिंग द फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ फ्रांस. वी सेड द आंसर वाज based on Atal Bihari Vajpayee, something like Atal, but change it to Bernier because September में new prime minister was elected and he was Mr. Bernier. Okay, तो इसको कैसे याद रखेंगे? दो तरीके याद रखने के. एक तो कंटिन्यू द सेम थिंग कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो अटल, सेकंड आएंगे हम बिहारी का बी, पहले अटल का ए, सेकंड बिहारी का बी, तो बर्नियर. और द अदर थिंग कुड बी फ्रांस से हमने क्या लिया है? राफेल लिया है. क्यों लिया हमें? टू बर्न आवर नेबर, या बर्न अपने नियर वालों को, बर्न नियर, यानी कि हमारे नियर कौन है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया ना, इनको बर्न करने के लिए. तो बर्न नियर इज द आंसर. ओके, सो दीज टू थिंग्स वर द पेंडिंग ones. Now let's start with the series. Who won men's single title in Wimbledon Championship 2024? So जब भी टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट्स आते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बिकॉज एक तो मल्टीपल टूर्नामेंट्स हैं एंड उन मल्टीपल टूर्नामेंट्स में मल्टीपल टाइटल्स हैं एंड प्लस ऑल द नेम्स आर फॉरेन, राइट? तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या किसका नाम था एंड किस स्पोर्ट से रिलेटेड कौन सा था, राइट? सो टू लर्न दिस वी हैव क्रिएटेड ए टेबल फॉर यू. सो द टेबल गोज लाइक, सबसे पहले इंसान, या तो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो उसमें या तो इंसान के दो ही मूड होते हैं, या तो वो उफ होता है या उसको वाह फील होता है, राइट? उफ मतलब सैड, वाह मीन्स हैप्पी. तो अगर कोई सैड होगा तो ही और शी इज क्राइंग, और कोई हैप्पी होगा तो ही और शी इज फीलिंग गुड. ओके, क्राइंग एंड गुड. सो उफ वाह क्या है? ये उफ है आपका यूएस ओपन, एफ है आपका फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू है आपका विम्बलडन, ए है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन. ओके, सी और जी क्या है? फ्रेंच ओपन के हम बोलते हैं क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि मिट्टी पे खेला जाता है, इसलिए सी. और जी क्या है आपका? ये घास पे खेला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रास कोर्ट. विम्बलडन इज ग्रास कोर्ट. और ये दोनों जो है यू और ए, ये हार्ड कोर्ट पे खेले खेले जाते हैं, इसको कोई नहीं पूछता. बेसिकली इन दोनों का ही पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, तो आंसर वुड बी विम्बलडन. ओके, सो ये तो हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर हो गया इस स्पोर्ट से रिलेटेड. नाउ लेट्स सी कि टाइटल्स कौन कौन जीता और इसको याद करने का तरीका क्या है. तो सबसे पहले एक टेबल बनानी है हमें ऐसे, और इसमें हमको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, एस और एस आएंगे फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में आएंगे दो सी. ए और ए आएंगे फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में आएंगे आई बी. ठीक है, और एस सी आई बी क्या है? ये सब एस से हमारा सिनर है, इधर भी सिनर है, बीच में है दो कार. ठीक है, तो यानी कि अगर कोई पूछे कि यूएस ओपन किसने जीता, तो यूएस ओपन ये रहा आपका, इसमें आपका नाम आ जाएगा सिनर. ठीक है, और कोई पूछे फ्रेंच ओपन किसने जीता मेल में, तो कार्लोस ने. विंबलडन किसने जीता मेल ने? कार्लोस ने. ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? सिनर ने. ठीक है, दो सिनर ने जीते हैं, दो कार्लोस ने जीते हैं. नेक्स्ट इज फीमेल्स का. फीमेल्स में ये है हमारी आर्या, ये भी हमारी आर्या, बीच है हमारी ईगा, बीच है कुछ बारबोरा है, कुछ बारबोसा है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही नाम है. ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई पूछे यूएस ओपन किसने जीता, आर्या ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, वो भी आर्या ने. ठीक है, बीच में फ्रेंच ओपन जीता ईगा ने, विंबलडन जीता बारबोरा ने. ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई. तो इस टेबल को एक बार फिर से हम क्विकली याद करते हैं. तो उफ और वाह तो याद रह ही जाएगा, क्राइंग एंड फीलिंग गुड भी याद रह जाएगा. बेसिक ये टेबल है याद करने की, जिसमें एस एस सी सी, ए ए, आई बी, ये याद रखना है बस. डन. तो अगर पूछा जाए मेंस, जैसा क्वेश्चन है, मेंस सिंगल टाइटल इन विंबलडन चैंपियनशिप, मेन की कैटेगरी ये है, सिंगल टाइटल इन विंबलडन. विंबलडन जिसको बोलते हैं ग्रास कोर्ट, ये था हमारा कार्लोस ने. ठीक है, तो कार्लोस इज द राइट आंसर. दो तीन बार इस टेबल को बनाएंगे, अच्छे से याद हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमिकॉन इंडिया 2024 वाज हेल्ड एट विच प्लेस? ठीक है, सेमिकॉन से हमको क्या समझ आ रहा है कि एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी.
ठीक है। और हमको पता है अभी रिसेंट में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पुश दे रही है सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने का, फैब्रिकेशन यूनिट्स खोलने के लिए, ठीक है। तो क्यों ऐसा पुश दे रही है? बिकॉज़ इंडिया में अभी तक ये सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। बिकॉज़ एक तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि बहुत पैसा रिक्वायर्ड है इसमें। दूसरा टैलेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जो आपके लेबर्स हों उनके पास अच्छी सी ट्रेनिंग अवेलेबल हो, ठीक है? स्किल रिक्वायरमेंट है यानी कि, ठीक है? और तीसरा रिसोर्स भी थोड़ा हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जैसे कि लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए या कुछ फैब्रिकेशन के लिए कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी इंडिया के पास एक साथ गवर्नमेंट अपने एंड से प्रोवाइड नहीं करा सकती। सो इसलिए वो फॉरेन कंपनीज़ को थोड़े बेनिफिट्स दे रही है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स प्रोवाइड करा रही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैब्रिकेशन यूनिट्स खोलिए एंड वील प्रोवाइड यू सम टैक्स बेनिफिट्स। इसलिए ये सब चल रहा है। सो इस पूरे ज्ञान जो दिया गया है उसका सार ये है कि इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर की ज़्यादा कोई वो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो इंडिया में सेमीकंडक्टर नहीं है। तो ट्रिक भी यही है, इसलिए बताया गया है ये ट्रिक कि नॉट इन इंडिया, सेमीकंडक्टर्स नॉट इन इंडिया, तो यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज द आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the total voter turnout recorded in general election 2024, excluding the postal ballots? So कितना परसेंटेज है? और एक्सक्लूडिंग पोस्टल बैलेट मीन्स इस बार पोस्टल बैलेट में आई गेस डिसेबल्ड एंड एल्डरली वगैरह को भी अलाउड था पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करना। तो उनका परसेंटेज हटा के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा? लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर है 65.79। तो हमको पता है कि जब भी किसी को हम वोट करते हैं, तो जैसे सपोज आपने बीजेपी को भी वोट किया या कांग्रेस को किया, लेट्स सी बीजेपी को किया क्योंकि इट्स द पार्टी इज इन पावर राइट नाउ, ठीक है। तो बीजेपी को वोट आपने क्यों किया? एक तो उनके पास पैसा है, राइट, बिकॉज रूलिंग पार्टी है, इट वुड ऑलवेज हैव द अपर हैंड, उनके पास पैसा है। और दूसरा उनके पास क्या है? उनका नसीब है। यानी कि हमने देखा ना मोदी जी का नसीब कितना अच्छा है, चाय फ्रॉम चाय वाला टू पीएम। ओके, तो उनके पास 2 चीज़ें आ गई हैं इस टाइम पे, पैसा एंड उनका नसीब। पैसा से आपका बनेगा 65, उनका नसीब से बनेगा 79, ठीक है? 79, तो 65-79 इज़ द वोटिंग परसेंटेज 65.79, ठीक है? याद कर लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has confirmed the elimination WHO has confirmed the elimination of which disease as a public health problem by India? ओके, WHO ने इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको बोल दिया है कि इट इज बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय इंडिया? तो ऑप्शंस आर काला आजार, टीबी, लिम्फेटिक फिलेरियासिस एंड ट्रैकोमा। सो हम सबको पता है कि टीबी तो इंडिया से नहीं एलिमिनेट हुआ हुआ, एंड प्लस इसका टारगेट भी याद रखिएगा अच्छे से, 2025 है इसका अब टारगेट टू एलिमिनेट टीबी। सिमिलरली लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ये आपको पता है कि एलिफेंटाइटिस होता है जो, उसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। फिलेरियल फिलेरियल वॉर्म्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसका जो टारगेट है वो 2027 है। तो बचे ये दोनों। तो इसमें ट्रैकोमा इज द आंसर, जिसको इंडिया ने एलिमिनेट कर लिया है एज ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी यही है कि हम लोग तब से इंडिया में लिम्फेटिक फिलियरियासिस को ट्रैक कर रहे थे हम लोग अच्छे से कि 2027 तक हो रहा है कि नहीं, अभी कितने अप डाउन्स हैं, कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं हर गांव खेड़े में। सिमिलरली टीबी के लिए चेक करवा रहे थे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में कि 2025 तक भाई करना है इसको, जल्दी से अच्छे से ट्रैक करो। तो इतनी देर में इंडिया में ने देखा कि हम इनको तो ट्रैक कर रहे हैं अच्छे से, बट ट्रैक करते करते देखा कि अरे ये जो एक डिजीज़ है, आई का रिलेटेड डिजीज़ है, ये हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। 10,000 में कुछ बहुत, हर 10,000 या 1 लाख में बहुत कम 2 या 3 ही पाए जा रहे हैं, तो ऐसा पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है। तो जैसे ही इंडिया ने ट्रैक किया इसको ढंग से, तो उसके मुँह से निकला ओह माय गॉड वी हैव एलिमिनेटेड इट। तो ट्रैक और ओह माय गॉड का ओमा, तो ट्रैकोमा, ठीक है। बेसिक यही याद रखना है कि ट्रैकोमा को हमने ढंग से ट्रैक नहीं किया था, बाद में अभी ट्रैक किया तो ट्रैकोमा हैज़ बीन एलिमिनेटेड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the recent snow leopard assessment report, which among the following has highest population of snow leopards? तो वी ऑल नो कि स्नो लेपर्ड की जो पाए जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इट वुड बी हायर इन द हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन ऑप्शंस में कहीं कोई नॉर्मल स्टेट दिया होता है, यूपी एमपी कुछ ऐसे करके, तो वी कुड हैव एलिमिनेटेड, बट ऑल ऑफ देम आर मोस्टली हिमालयन, हिमालयन रेंज स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो सबकी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी इसको याद करने की क्या ट्रिक है। सो सबसे पहले द आंसर इज लद्दाख, एंड हाउ टू रिमेंबर इट? सपोज यू एंड योर फ्रेंड और वेंट टू कोई स्नो वाली प्लेस पे, तो वहाँ पे आप स्नो देख के पागल हुए
एंड क्या किया आपने, एक दूसरे के ऊपर स्नो की बॉल्स बना के हम खेलते हैं ना, ऐसे बना के एक दूसरे पे फेंकने लगे, राइट। तो स्नो की लड्डू बनाए आपने, ठीक है। लड्डू से, याद रखिए लड्डू, तो लड्डू से मेजर वर्ड इज लद्दाख, यू इज उत्तराखंड, ठीक है। यू, सिर्फ यू छोटा सा एक वर्ड ही आ रहा है ना, तो इसलिए ये सेकंड पे है। लड्डू में 4 वर्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट पे है। लद्दाख इज ऑन फर्स्ट, उत्तराखंड इज ऑन सेकंड। तो क्या हुआ, आप लोग लड्डू बना के एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, किसके साथ, लड्डू के साथ खेल रहे थे, ठीक है। लड्डू के साथ खेल रहे थे, फिर एकदम से एक आहट हुई, ठीक है। तो इससे क्या पता, लड्डू के साथ खेल रहे थे, फिर क्या हुआ, एकदम से, यानी कि एक, उसके बाद आहट हुई, आहट, लड्डू के साथ, ओके। तो 7 1 और 8, 7 1 8, यहाँ तो लड्डू तो आपका यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद 7 1 8, यानी कि 7 1 8। तो 7 1 8 क्या है आपका, टोटल अमाउंट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, ओके। और इसमें पॉपुलेशन वैसे 718 इतना पूछेगा नहीं, बट स्टिल एक वो मोटा मोटा याद रख लीजिए कि 700 प्लस है, ओके। उसके बाद बेसिकली आपको स्नो लेपर्ड सुनते ही याद रखिए स्नो के लड्डू, यानी कि लड्डू। लद्दाख एंड उत्तराखंड आर ऑन द टॉप 2 स्टेट्स। लद्दाख के इसमें कुछ अराउंड 477 है एंड उत्तराखंड के इससे कम ही होंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अर्न द वेल्थ ऑफ $100 बिलियन, ठीक है। सो इसका आंसर है ब्रेटन कोर्ट मेयर्स। और याद रखने का तरीका, बिकॉज सारे नेम अजीब से हैं, एक तो इसको पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर कुछ लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो लेट्स सी इसको याद कैसे करते हैं। तो ये जो ब्रेटन कोर्ट मेयर्स हैं, इनका पूरा नाम कुछ फ्रैंकोइस ब्रेटन कोर्ट मेयर्स है, और ये बेसिकली इनकी खुद की कंपनी नहीं है, इनके फादर की जो कंपनी थी, जो जिसका नाम आपने सुना होगा, लॉरियल, ठीक है, उसके हेड थे इनके फादर। सो आफ्टर हिज डेथ इन्होंने पूरी जो इनकी कंपनी है इनके अंडर आ गई, ब्रेटन कोर्ट मेयर्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली शी इनहेरिटेड द होल वेल्थ, बट उन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरी इनहेरिट कर ली तो कुछ काम नहीं किया। उसके बाद शी डिड फ्यू टाइप्स विद अदर कंपनीज के साथ, टाई अप्स किया, कुछ का टेक ओवर किया, कुछ स्टेक्स बेचे, कुछ खरीदे, ये सब करके ओवरऑल शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अर्न वेल्थ ऑफ $100 बिलियन, ओके। तो इसको याद करने के ट्रिक, कि उनके जब तक पापा जिंदा थे तब तक तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि खुद कहीं हायर नहीं होती थी, मतलब ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि मतलब बाकी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती थी बेचारी, बट शी कुड नॉट गेट हायर्ड, ऑल्दो उनके पापा की खुद की कंपनी थी। बट जैसे ही उनकी डेथ हुई इसके फादर की, तो क्या किया इन्होंने, सिर्फ बटन लगाया कोर्ट के और बोला कि बहुत हो गया हायरिंग वायरिंग, अब मैं हायरिंग करूंगी, ठीक है। तो बटन के लगाए, कोर्ट के लगाए बटन, और बोला मैं हायर करूंगी, ठीक है। मैं हायर बोले तो मैयर, ऊपर बटन और कोर्ट बोले तो ब्रेटन कोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेट्स सी द नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंदौर एंड ग्वालियर जॉइंटली वर अवार्डेड एज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है वाराणसी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लीनेस्ट गंगा टाउन, ओके, ठीक है। ये अभी रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है, बट सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट देखने में सही लग रहा है, बट इंदौर तो हमको पता है कि था। सेकंड इज सूरत, ग्वालियर नहीं था, ठीक है। और वाराणसी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लीनेस्ट गंगा टाउन, दिस इज आल्सो राइट, बट दिस इज रॉन्ग, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज द ट्रिक फॉर दिस। तो पहले देखते हैं इंदौर और सूरत को कैसे याद रखना है कि इनको अवार्ड मिला था, वैसे तो याद रहेगा ही, बट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनका नाम खुद सफाई से रिलेटेड है। देखिए, सूरत मतलब साफ सुथरी सूरत बोलते हैं ना हम, ठीक है। और इंदौर मतलब इंडोर, इंडोर में ही कोई अपने जो गंदगी करनी है इंडोर में ही करो, बाहर करोगे आउटडोर्स में तो फाइन लगेगा। और ऐसा है भी रियलिटी में इंदौर में। इफ़ यू गो देयर नो एंड जो डेडिकेटेड डस्टबिन हैं उनमें आपने कचरा नहीं फेंका, सो यू विल बी फाइंड 200 300 जो भी अमाउंट होता है, ठीक है। और सूरत का तो नाम ही लग रहा है कि साफ सुथरी सी सूरत होगी शहर की तो ही अवार्ड मिलेगा, ओके। तो ये दोनों तो बेसिक, इंदौर और सूरत इस आंसर होंगे क्लीनेस्ट सिटी भी, ठीक है। और गंगा टाउन का आंसर क्या है, वाराणसी है। तो वाराणसी में क्या है कि जितने भी गंगा से रिलेटेड जो कोस्टल टाउन्स है हमारे, उनमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। और हमने देखा कि नेक्स्ट ईयर कुंभ का मेला होने वाला है कहाँ, प्रयागराज में, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी कुंभ में बाबा थे, उनमें एक काफ़ी सिद्ध से बाबा थे। उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि अगर गंगा की गंगा की अच्छे से सफाई नहीं की, तो एक वो होने वाला है, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं कि कुंभ के मेले में बादल फटने के चांसेस हैं, बिजली गिरने के चांसेस हैं, ये सब थंडरस्टॉर्म बेसिकली आ सकता है। तो जितने भी कोस्टल टाउन्स हैं या गंगा है उसको अच्छे से साफ रखो।
तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, प्रशासन ने बोला कि यार ये तो तगड़ी बात कर दी एकदम, तो साफ सफाई में लग जाओ। तो वो लोग एकदम साफ सफाई में लग गए। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वो जो बाबा जी ने धमकी दी थी कि सफाई करो वरना कुंभ में बिजली गिरने की संभावना है, थंडरस्टॉर्म या बिजली गिरने की संभावना है। तो वाराणसी हो गया वरना से, कुंभ से हो गया हमारा प्रयाग में कुंभ है ही नेक्स्ट ईयर, और बिजली से हो गया हमारा बिजनौर। ठीक है, दीज थ्री आर द टॉप थ्री गंगा टाउन्स, क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स। ओके। एंड अगर कोई आपसे स्टेट पूछ ले कि क्लीनेस्ट स्टेट किसको रहा, तो यूजुअली अगर हमने नहीं पढ़ा हो तो हम लोग एमपी मार्क करेंगे, हमने देखेंगे ना कि या तो एमपी होगा या गुजरात होगा, बिकॉज एमपी से हमारा इंदौर है, और यूजुअली भोपाल या ग्वालियर में से कोई एक ना एक ऊपर ही होता है, और गुजरात से हमारा सूरत आई है। बट द आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द क्लीनेस्ट स्टेट, जिसको स्वच्छ सर्वेक्षण में अवार्ड मिला है, सेकंड पे एमपी है। ठीक है, ओवरऑल ये याद रखना है आपको, वरना कुंभ में बिजली गिरनी रहेगी, ये भविष्यवाणी हुई थी। ओके, ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently launched operation by India to provide humanitarian aid to countries affected by Typhoon Yagi। ठीक है, तो टाइफून यागी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑपरेशन संवेदना, ऑपरेशन सांत्वना, ऑपरेशन संकट मोचन या ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो यानी कि टाइफून यागी आया था हमारे, टाइफून आया तो समझ रहे हैं हम किस एरिया में आया होगा, इधर साउथ ईस्ट एशिया में आया होगा या फिर ऊपर जापान की साइड आया होगा, ये वाला पूरा एरिया चाइना जापान और साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आया था टाइफून यागी। तो इंडिया ने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ पहुंचाई, तो उसका आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। तो याद करने का तरीका क्या है कि हमारे प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन से पहले का मिस्टर योगी से इसको रिलेटेड करेंगे, यागी को। यागी इक्वल्स टू मिस्टर योगी। प्री इलेक्शन में कैसे थे यागी? एकदम तूफानी थे, तूफानी यागी जी थे। और जब उनको देखा कि इलेक्शन हुआ, तब देखा उन्होंने कि यार मेरी तो सीट ही नहीं आई, सारी सीट्स तो ले गई सपा। सपा ही है ना वो, हाँ सपा ही है। तो अखिलेश यादव जिसमें है, वो ले गए सारी सीट्स। तो पोस्ट इलेक्शन उनका क्या हो गया हाल? सैड हो गए एकदम। पहले तूफानी थे और क्या करते हैं, चुपचाप अपने भवन में बैठे रहते हैं, कहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा हो गया इनकी हालत। पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन ऐसे थे कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो सैड हो गए अपने भवन में, यानी कि कौन? मिस्टर योगी जी। तूफान यागी इज रिलेटेड टू योगी जी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड मैंडेटरी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स? ठीक है, तो इसका आंसर राजस्थान है। ऑल्दो याद करने का तरीका ये है कि हमने देखा है राजस्थान में दो तीन चीज़ों का चलन काफ़ी ज़्यादा है। एक तो फीमेल फीटिसाइड का, और राजस्थान हरियाणा वगैरह के एरिया में। ठीक है, दूसरा चाइल्ड मैरिज में राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा नाम आता है, चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पे खूब होती हैं। इस वजह से क्या किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, ये जस्ट अ वे टू लर्न थिंग्स है, हाँ, ऐसा इस वजह से नहीं किया है। तो उन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन दे दिया वेमेन को 33% इन पुलिस। क्यों? ताकि लड़कियां खुद ही पुलिस में चल जाए रिजर्वेशन लेके, एंड कोई उनकी चाइल्ड मैरिज वगैरह करे, उनके बच्चों की कोई मैरिज करे या कोई डाउरी वगैरह ले, तो खुद ही उनको अरेस्ट कर लें। ठीक है, इस वजह से राजस्थान में किया गया है। सो द आंसर इज राजस्थान, एंड रिमेंबर इट, राजस्थान विद चाइल्ड मैरिज। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। विच सिटी बिकेम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज लिस्ट बाय यूनेस्को? इसमें यूनेस्को नहीं आएगा एक्चुअल में, WCC आएगा। WCC स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, WCC। ठीक है, जो कि बाकी ये यूनेस्को तो हमारा UN का आर्म है, और WCC इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो द आंसर इज श्रीनगर। तो और फोर्थ इंडियन सिटी है, तो बाकी तीन कौन है उसके लिए एक स्टोरी याद रखिए कि आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा मंच कौन सा है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट सबसे ज़्यादा फेमस है, या फिर मतलब डिफरेंट कैटेगरी का आर्ट एंड क्राफ्ट होता है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा मंच है वो शादी का मंच। अगर आपने देखा हो कि यहाँ लड़का होता है शादी में, यहाँ लड़की होती है, यहाँ के स्टूल लगे रहते हैं जो भी है। ठीक है, तो उनके पीछे कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो क्या क्या डिज़ाइंस होती हैं, एकदम फूलों का हार बना है, या दिल बना है, या लिखा है अमित वेड्स निशा, जो भी है, एकदम सबसे पीछे जो होता है एकदम अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। तो इसको हमने ऐसे रखा है याद कि आर्ट एंड क्राफ्ट को हम लिंक करेंगे हमेशा शादी के मंडप से। ठीक है, शादी के मंडप में और क्या होता है कि एक वरमाला का रिचुअल होता है, जिसमें जयमाल, जयमाला बोलते हैं इसको, लड़का लड़की एक दूसरे के गले में फेंकते हैं, फेंकते हैं मतलब डालते हैं, एंड उसके बाद शादी संपन्न होती है, जो भी आगे के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली जयमाला का जो है, जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, या वरमाला जो भी बोलते हैं आप लोग, जयमाल बोलते हैं यूपी में कई जगह। तो जयमाल जैसे ही होता है, पूरे नगर में क्या होता है उसके बाद शोर मच जाता है कि भैया जयमाल हो गया, दूल्हा दुल्हन के माँ बाप और उनकी पूरी फैमिली खाना खाने आने वाले हैं, खाना खत्म हो जाएगा, जल्दी से खा लो।
तो सब तुरंत खाने के काउंटर की तरफ भागते हैं कि भैया खाना खत्म होने वाला है, जयमाल हो गया। तो जयमाल होते ही नगर में शोर मच जाता है। तो ये क्या क्या सिटीज़ हैं आपकी? जय से जयपुर, माल से ममल्लापुरम है। वैसे तो हमने ऐलान हो गया कुछ मालपुरम कुछ ऐसा करके, ममल्लापुरम है। नगर से आपका श्रीनगर हो गया अभी जो हमने देखा, फोर्ट सिटी। और शोर से आपका हो गया मैसूर। मैसूर, ठीक है। ये आपकी फोर सिटीज हो गई, जयपुर, ममल्लापुरम, श्रीनगर और मैसूर। तो ये हमने शादी का मंडप क्यों बनाया? जयमाल के लिए, और दूसरा इसके पीछे वाला एरिया हमको याद रखना है क्राफ्ट के लिए। तो ये जो चारों सिटी हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ में आएंगी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको जोड़े जाने पहचाने से, कोझिकोड हो गया, ग्वालियर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब आपने पहले भी और कहीं देखे होंगे। वो यूनेस्को का है डिफरेंट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यूसीसीएन, ठीक है। इसका तो आपको समझ आ गया ही है, ठीक है। एक बार यूसीसीएन को भी देख लेते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में टोटल 8 सिटीज़ आ चुकी हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है जयपुर, इसको 2015 में मिला था, ठीक है। और हमने देखा इसमें भी जयपुर है। किस चीज़ के लिए है ये? क्राफ्ट के लिए है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्राफ्ट के लिए मिला होगा, क्रिएटिव सिटी, ठीक है। दूसरा है आपका वाराणसी। वाराणसी हमने देखा म्यूज़िक के लिए है। कैसे याद रखना है? जब भी इंसान नशा करता है, समझिए शराब पी रहा है या दारू पी रहा है, तो उसको म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। याद है गज़ल वगैरह शुरू कर देते हैं या गुलाबी आँखें गाने लग जाते हैं। तो जब भी नशा स्टार्ट हुआ, वाराणसी मतलब नशा और म्यूज़िक स्टार्ट्स। उसके बाद आया चेन्नई। चेन्नई की भी यही आदत है, उनको चैन नहीं है बिना म्यूज़िक चलाए, कोई सो रहा हो कुछ भी हो रहा, म्यूज़िक डेफिनेटली चलता है वहाँ, ठीक है। ये दो आपकी म्यूज़िक की होगी। और तीसरी इसमें इन्होंने एक और ऐड कर लिया, ग्वालियर। तो म्यूज़िक में आपके 3 हो गए, ग्वालियर, ठीक है। इसकी भी कुछ ट्रिक बना ली है, ग्वालियर को म्यूज़िक से लिंक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? मुंबई आपको नाम से ही पता है, नाम से नहीं मतलब वैसे ही पता है कि बॉलीवुड है तो फ़िल्म से रिलेटेड होगा। हैदराबाद में आपको पता है कि बिरयानी है तो गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होगा। गैस्ट्रोनॉमी यानी कुछ भी फूड से रिलेटेड, उसको गैस्ट्रोनॉमी के अंदर लाते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर अभी हमने किस में देखा है? श्रीनगर क्राफ्ट में, तो यहाँ पे भी क्राफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड है कोझिकोड, ये अच्छे से याद रखिएगा, अभी ऐड हुआ है अभी। और इसको किसके के लिए क्या है? सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है। लिटरेचर नाम से ही लग रहा है ना कि पढ़े लिखे लोग रहे हैं, कोझिकोड, ओके। उसके बाद एक है आपका हाँ बस ये टोटल 8 सिटीज़ हैं, याद रखना। और ये यूनेस्को के अंदर है, ठीक है। तो इसमें आपको खुद से 2 ट्रिक बनानी है, एक तो ग्वालियर को म्यूज़िक से लिंक करना है और कोझिकोड को लिटरेचर से, ठीक है। इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट यू विल डू, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हिच पेयर ऑफ सबमरीन्स डिनोट द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? इनमें से ऐसे कौन सा पेयर है जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिनोट करता है? तो आंसर इज अरिहंत एंड अरिगात। और ये बाकी जितनी भी हैं, कलावेरी, खांडरी, वाक्षीर, सिंधु रक्षक, ये सारी डीजल इलेक्ट्रिक हैं या जैसे भी हैं। तो ये हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, ओके। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंडिया का न्यूक्लियर जो ट्रायड है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर ट्रायड, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों चारों जगह से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स की अवेलेबिलिटी हो गई है। तो जो नेवी में है, जो बेसिकली क्लास है, वो है अरिहंत क्लास। और इसके अंदर 2 आती हैं, तो अरिहंत खुद आता है और एक आता है अरिघात। कैसे याद रखना है? जितने भी अरी से नाम होंगे तो वो न्यूक्लियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर कुछ भी आता है ना तो पाकिस्तान के मुंह से क्या निकलता है? अरे इंडिया के पास न्यूक्लियर, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। ये तो हो गया, मतलब अरे से हमको अरिहात अरिघात याद रखना है। एक और आगे जाके आएगा कुछ अरिन्ना अरिहिन्नम कुछ ऐसा सही है, वो भी अरी से ही है। सो इतना बेसिक याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? पैरालंपिक्स हम अच्छे से कर चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर पेरिस ओलंपिक्स। सो पेरिस ओलंपिक्स हमने देखा इस बार इंडिया के काफ़ी बुरा हाल रहा था। एंड ये 33rd एडिशन था पेरिस ओलंपिक्स का, ओके। 33rd एडिशन से मतलब है 3 + 3 6 होता है, उतना ही मेडल्स इंडिया को मिले थे। 33rd एडिशन याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक्स का कहाँ हुआ है? पेरिस में। 34th होगा हमारा यूएसए में, लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो इंडिया को 3 + 3 6 मेडल्स मिले हैं। इस 6 में भी एक तो हमको सबको पता है कि 1 इज नीरज चोपड़ा हमारे, जैवलिन थ्रोअर, एंड रिमेनिंग 5 आर बस 2 इसमें हमको पता है मनु भाकर ही लेके आ गई हैं। एक मनु भाकर सिंगल इवेंट में, एक मनु भाकर मिक्स्ड इवेंट में विद सरबजोत, ठीक है। 2 मनु भाकर हो गई, एक हो गई हमारे हॉकी टीम,
ठीक है, अब बच्चे जो दो और, उसमें एक है हमारे एस और दूसरे भी हैं हमारे एस। एस एस कौन है हमारे, ऊपर देखते हैं। पहले एस है हमारे स्वप्निल कुशाले, दूसरे हमारे एस हैं अमन शेरावत, इनका एस लिया हमने। ठीक है, स्वप्निल कुशाले और अमन शेरावत किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमने जब पैरालंपिक्स हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था पहले एक अवनी नाम की एक लड़की आई थी, अवनी लखेरा। तो उसको किससे लिंक किया था हमने अवनी को? भूल भुलैया की विद्या बालन से, यानी कि शूटिंग से, फोटोशूट से। ओके, सिमिलरली जो स्वप्निल कुशाले है इसको लिंक करेंगे हम विकी कौशल से। कुशाले इक्वल्स टू कौशल, तो ये भी शूट। सिमिलरली हमारे जो शेरावत हैं इनको हम वैसे मल्लिका शेरावत से कर सकते हैं, बट मल्लिका शेरावत इन दिनों शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो इनको शूट नहीं होगा। तो मल्लिका शेरावत का क्या है कि वो अपने टाइम पे काफ़ी बोल्ड सीन्स करते थे। तो ये जो अमन शेरावत है, ये चैन और अमन चाहते हैं वो इनकी तरह एकदम बोल्ड सीन्स नहीं करते हैं। इनका क्या था कि एग्जैक्ट मल्लिका और शेरावत के अपोजिट। जैसे मल्लिका शेरावत अपनी मूवीज़ में एकदम प्यार बरसा देती हैं, वैसे अमन शेरावत है अपने स्पोर्ट्स में एकदम फाइट मचा देते हैं, यानी कि रेसलर हैं ये, फाइट। ठीक है, समझ गए? ये मल्लिका शेरावत इक्वल्स टू लव, टू मच लव। अमन शेरावत बिकॉज़ ही वांट्स चैन एंड अमन, तो टू मच फाइट, यानी कि रेसलर हो गए। और ये जो है नीचे देखिए इंडियन हॉकी है, इसमें हमारे पीआर श्रीजेश हैं जो गोलकीपर रहे थे, और मनु भाकर को हम जान ही गए। ओके, तो यही जो पीआर श्रीजेश हैं और मनु भाकर है, यही हमारे किस क्या रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में आपके रहे पी और एम, यानी कि क्लोज हुआ था जब ओलंपिक्स, यानी कि मेडल वगैरह जीत लिए हमने, तब देखा कि अरे मेडल मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, भेजो पूरी टीम को। पी और एम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पी आर श्रीजेश एंड मनु भाकर। बट जब ओपनिंग सेरेमनी थी तब पता तो था नहीं कि कौन मेडल जीतेगा, तो बोला कि किसी के साथ भी भेज दो, एसपी साहब के साथ ही भेज दो, पीएम के नहीं है तो एसपी साहब के साथ ही किसको भेज दिया, इसको पूरी टीम्स वगैरह को भेज दिया। इसमें एसपी कौन है? एस से आपका शरद पवार है और पी से आपके पीवी सिंधु है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये वाला पी और ये वाला पी में कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे देखिए क्लोजिंग में एक पी है जो कि आपकी पी आर श्रीजेश है, और ओपनिंग में आपकी एक पी है जो पीवी सिंधु है। ओपनिंग में इसलिए दिया था कि मोदी जी की फेवरेट है पीवी सिंधु, उनके साथ काफ़ी वो मजाक करते हैं, आइसक्रीम वाला, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पेरिस ओलंपिक्स का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम? आपने देखा होगा अभी रिसेंट वाइल में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रोल आउट किया था। तो इसमें हमारी न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये तीसरी हमारी क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, यूपीएस। सो इसको हम थ्रू एमसीक्यू ही पढ़ेंगे कि इसमें क्या फीचर्स हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर कोई स्टेटमेंट आ गया उसकी, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय जनवरी 1 2025। सो दिस वुड बी रॉन्ग बिकॉज April 1 2025 से किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद ही इंप्लीमेंट करेंगे ना, वो थोड़ी देखेंगे कि भैया न्यू ईयर आ गया, जनवरी नया साल है, नई स्कीम लिया, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल बी 17.5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें जो एम्प्लॉई का है, यानी कि हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। एक एम्प्लॉयर होता है जिसने हमको हायर किया, यानी हमारी कंपनी, और एक एम्प्लॉई यानी कि मैं खुद। तो मुझे तो 10% देना है अपना सिर्फ सैलरी का, बट जो एम्प्लॉयर है उसको 17.5 नहीं 18.5% देना होगा अपनी मेरी जो सैलरी है उसमें। तो दोनों का अमाउंट मिला के 10% मेरा, 18.5 मेरा एम्प्लॉयर का, ये जाएगा सेविंग में, और यही आगे जाके मुझे एज अ पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो 18.5% है। और इसमें क्या बोलते हैं, न्यू पेंशन जो स्कीम है, ये नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो कुछ वो नहीं करना होता था। न्यू पेंशन स्कीम में भी अराउंड 14% और 10% का वो था कंट्रीब्यूशन। बट इतना डीप में नहीं पूछेगा, आप सिर्फ यूपीएस का अच्छे से करके जाइएगा। 17.5 नहीं है, 18.5 है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, ओके, मिनिमम पेंशन ऑफ 15,000 इज गारंटीड। अगर 10 साल हो जाएंगे आपकी सर्विस को, तो उसके बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 15K तो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। मिनिमम 10K का प्रावधान है। ठीक है, 10K से स्टार्ट होगा मिनिमम, बेसिक मिनिमम। ओके, और अगर आपने 25 साल तक सर्विस की है, तो आपका क्या है कि जो आपने लास्ट अपने 12 मंथ्स, यानी कि लास्ट एक साल में जो सैलरी आप ले रहे थे, समझिए आपकी लास्ट से एक साल से आपकी सैलरी आ रही थी 50,000 पर मंथ, तो उसका 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो उसका
50% यानी कि अराउंड 25K आपकी क्या हो जाएगी पेंशन, अगर आपने 25 साल पूरी नौकरी की है तो। 25 साल करने पे आपको 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स मिलेगा। 10 साल करने पे आपको बेसिक मिनिमम एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा कि 10,000 से स्टार्ट होगा बेसिक मिनिमम। कंट्रीब्यूशन आपने देख लिया 18.5 और 10 है, और कब से रोल आउट होगी, इम्प्लीमेंट होगी 1 अप्रैल 2025। ठीक है, ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसमें छोटे-मोटे और भी पॉइंट्स हैं, बट इतनी डिटेल में मत जाइएगा। बस बेसिकली कहीं पे देखिएगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? बाकी हमने देखा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और दिस इज ट्रू। यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे 18.5 और यहाँ पे 1 अप्रैल है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये 104, 106, 105 या 101। यूजुअली ये वाला तो क्वेश्चन सबको आता होगा, बट बेसिक इसके पीछे, इस क्वेश्चन को डालने के पीछे का रीज़न ये है कि आपको 101 से लेकर 106 तक सारे आपको अमेंडमेंट्स याद होने चाहिए अच्छे से। इसमें कोई वो ट्वीक भी कर सकता है स्टेट पीसीएस में, और यूजुअली गलत हो जाता है। तो आंसर इज 106। ठीक है, लेट्स सी इसकी क्या ट्रिक है याद करने की। वो हमने देखा कि जो 101 अमेंडमेंट है 101वां, उसमें जीएसटी लगाया गया था। ठीक है, क्यों कैसे अर्थ में कि 101 शगुन का होता है ना 101, तो मोदी जी ने शगुन के नाम पे भी टैक्स वसूल कर लिया, जीएसटी लगा दिया उस पर। ठीक है, उसके बाद है हमारे 102। ठीक है, 102 हमारा किससे रिलेटेड है? एनसीबीसी से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें याद करने का तरीका ये है कि जितने भी ओबीसी वाले थे, इन्होंने बोला कि सबके पास कमीशन है सर, कि हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससी है, एसटी है, इनफैक्ट विमेन का भी है, हमारा भी है, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आपने रिकॉग्निशन ही नहीं दिया अभी तक, तो एक हमें भी दो ना। तो टू लिप टू का मतलब हिंदी में बोलते हैं दो ना, तो दो ना, तो किसने बोला? एनसीबीसी बना दिया गया। और कौन सा आर्टिकल इससे इंट्रोड्यूस हुआ था? 338 बी। ठीक है, उसके बाद है 103। तीन जो वर्ड है वो उसको उल्टा करो तो ऐसा बनता है ना, EWS। बेसिकली 101 को छोड़ के जितने भी हैं वो सारे कुछ ना कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, 102 हो गया आपका एनसीबीसी के कमीशन के लिए, दो से दो ना कौन बोला? एनसीबीसी, क्योंकि हमारा एससी एसटी सबका है, तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो ना। ठीक है, 3 से आपका हो गया उल्टा 3, यानी कि EWS वाला पता है। 104, 4 में है आपका वो हुआ था, एक तो रिजर्वेशन आपका एक्सटेंड किया गया था, दूसरा है कि एंग्लो इंडियंस जो है उनका रिजर्वेशन छीन लिया गया था। तो 4 से मतलब मोदी जी ने बोला बेटा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब कुछ चलाना है, तो आप एक कोई चारा नहीं है, आपका ही रिजर्वेशन छीना जाएगा, एंग्लो इंडियंस का हटा दिया गया। 105 जो है हमारा, उसमें बेसिकली क्या हुआ है कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था पहले कि ओबीसी जो डिक्लेयर करेंगे स्टेट में, वो पावर दे दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट से वो पावर छीन ली गई थी। तो 105वां अमेंडमेंट सरकार ने लाया और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे पंच मारा कि भैया तुम कौन होते हो हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फालतू उसमें अड़ंगा करने वाले। तो उसमें बोला कि वी रिस्टोर द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेलेक्ट एंड डिसाइड हु विल बी द ओबीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पंच मारा, रिस्टोर किया पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही 106 है, 6 में ले गई विमेन, बाकी सारे तो खेलते रह गए, ये है वो। विमेन ने बोला कि बेटा असली छक्का लगाऊंगी मैं, और 33% रिजर्वेशन ले गई पार्लियामेंट में और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो बट एक क्वेश्चन जो ये भी आ सकता है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब से इंप्लीमेंट होगा, और डेट दे देंगे कि 1 अप्रैल से ही, और कुछ ने लिख दिया 1 जनवरी से, तो आप टिक करके बता देना। इसका आंसर होगा कि आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस, जब भी सेंसस होगा, सेंसस जब भी इम्प्लीमेंट होगा तब जाके ये इम्प्लीमेंट होगा, ये नारी शक्ति बंधन। ठीक है, तो इसका आंसर ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर है 106 अमेंडमेंट। वापस रिवाइज करते हैं। 101 हुआ आपका, जीएसटी लगा दिया है शगुन पे। 102 मतलब हमको भी कुछ दो ना, एनसीबीसी दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो ना। 103 3 का उल्टा किया ई, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस। 104 बेटा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, एंग्लो इंडियंस तुम्हारा ही छीना जाएगा। 105 पंच इन द फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो रिस्टोर किया किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर टू सेलेक्ट ओबीसीज। 106 छक्का मारा विमेन ने असली, और रिजर्वेशन पा लिया। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हेन वाज जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड? जनजातीय गौरव दिवस, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारा ब्रिटिश एरा था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की एक चीज़ आपने देखी होगी, सबसे ज़्यादा वो पिटे किससे थे? जितने भी हमारी ट्राइब्स थी ना, उन्होंने बहुत अत्याचार मचाया था। जिसमें आपने देखा होगा संथल हो गई, गोंड्स हो गए, इसमें बिरसा मुंडा वगैरह ने खूब
परेशान किया था ब्रिटिशर्स को। इनफैक्ट जो रिवॉल्यूशनरीज़ भी होते थे, वो भी अगर कुछ बड़ा करते थे, किसी को मारा है, कुछ किसी पे कुछ अटैक किया, तो दे यूज्ड टू रन इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे उनको पता था कि ट्राइब्स वगैरह के बीच में पुलिस नहीं पहुँच सकती, या ऐसे सुनसान जंगल में पुलिस ब्रिटिशर्स नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे छुप जाओ। तो बेसिकली ट्राइब्स वर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश। बस यही था कि वो यूनाइटेड सिर्फ अपने ही अंदर थे, दे वर नॉट यूनाइटेड फॉर द बिगर कॉज। उनको नहीं पता था कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ फाइट करनी है। उनको पता है कि हमारी पर्टिकुलर जो ज़मीन है या हमारे पर्टिकुलर राइट्स हैं, उस पे कोई नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ इफ दे वुड ऑल हैव बीन यूनाइटेड बाय देमसेल्व्स, तो ब्रिटिशर्स को ईज़िली वो भगा सकते थे। इतनी फाइटिंग स्किल्स थे उनमें, गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, और इतना डेडिकेशन था अपने लिए, लैंड के लिए, ठीक है। तो ये कहानी जो मैंने बताई थी, उसमें ये है कि जब भी ट्राइब्स के साथ मुठभेड़ होती थी ब्रिटिशर्स की, तो उनका ये होता था, उनका आंसर आता था ब्रिटिश की साइड से, मिशन इम्पॉसिबल, ये हम हार गए भैया मिशन, वो ट्राइब्स उनसे कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये जनजातीय से आपको याद रखिएगा, मिशन इम्पॉसिबल। क्यों है मिशन इम्पॉसिबल? ये मिशन जैसे लिखा है ना मैंने, मिशन इम्पॉसिबल, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वर्ड ऐसा लग रहा है, 1 उसके बाद रोमन में 5 है, उसके बाद 1 1, ये रोमन का 5 है, इसको ऐसे लिखते हैं ना 5, 15-11, तो 15-11 इज़ 15 नवंबर। ओके, सो द आंसर इज़ 15 नवंबर। वापस देखिए, मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है? 1511, दिस इज़, इसको ये मत पढ़ लेना 14-11, ठीक है? हर एक का अपना है, 1 उसके बाद 5 1 1, इसमें 1 हमेशा 1 ही रहेगा, उसके बाद जो डिफरेंट सा है वो रोमन सिंबल आएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इनॉग्रेटेड बिटवीन विच प्लेसेस। सो बेसिकली ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये एक तरीके की मेट्रो ही है, एक्सटेंडेड मेट्रो, बट उसको मेट्रो नहीं बोल के रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला है। बेसिकली वर्क इसमें ही करती है, जो आपका एनसीआर वाला रीजन है ना, उसमें जो जो ऐसी प्लेसेस हैं जो अभी मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, उसके फार बियॉन्ड जाके अगर किसी रीजन तक जा रही हैं, फॉर एग्जांपल एनसीआर में अलवर भी आ सकता है, इधर मेरठ है, और भी सिटीज़ हैं, आगरा भी है इनफैक्ट। तो ये जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक का रोड है ना पूरा, सॉरी रोड नहीं, रूट जो है, ये कनेक्ट किया है रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने फर्स्ट फेज में और फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेट्रो की ही तरह एक फास्ट ट्रेन चलाई है, जिसका नाम रखा है आपने नमो भारत एक्सप्रेस, कुछ ऐसा सही नाम है। कि आपने अभी तक वंदे भारत देखी थी जो बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती थी, फिर आई अपनी छोटी सी मेट्रो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे चलती हैं विद इन एनसीआर, छोटे मोटे। उसके बाद आई है नमो भारत, अगर रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो ना बोल के ये बोल दिया उसको, ठीक है। तो आंसर इज दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद बीच में आएगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला रास्ता पूरा, ठीक है। Let's see the next. Recently, Bhutan announced its plan to develop a massive international city under which project? Options are Manas project, गेलेफू प्रोजेक्ट, थिम्पू प्रोजेक्ट और डेम्फू प्रोजेक्ट। थिम्पू तो हमको पता है उसकी कैपिटल है, तो बट इट्स नॉट द आंसर इज गेलेफू। तो कैसे याद रखना है इसको? द इसकी क्या ट्रिक रहेगी कि हमने देखा है कि भूटान जो है काफ़ी पीसफुल कंट्री है, और ये जो जो चीज़ें करते हैं उससे इनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल के बैठे हैं, मतलब हम हैप्पीनेस के तौर पे एक देश को बताएंगे कि वो कैसा है, वर्ल्ड में क्या प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा उन्होंने क्या है कि अपनी जो खेती वगैरह है वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक रखते हैं, वो नेचुरल ब्यूटी है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि ओनली कंट्री विदाउट एनी टॉप लाइट्स, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं है, एवरीबडी फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स बाय देमसेल्फ, कोई ट्रैफिक लाइट जैसा नियम नहीं थोपा जाएगा, वेस्टर्न नियम, ठीक है। तो ये सब इतनी उनके पास बेसिक अच्छी चीज़ें हैं कि सामने वाले जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये शर्म आ जाती है इनको तो कि यार ये भूटान तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। लोग भूटान आके पूछते हैं कि वाओ, भूटान इज सो डिफरेंट एंड द नेबरिंग कंट्रीज आर सो डिप्राइव्ड। वहाँ पे तो ना ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ना ढंग से कोई हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह है, सिर्फ वहाँ पे इकोनॉमी पे जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम बाकी नेशंस को लगता है कि यार भूटान और कितना जले पे नमक छिड़कोगे यार, ठीक है। तो भूटान जले पे नमक इज जले फू नमक, जले पे नमक। अब तो जेलेफू प्रोजेक्ट है, इसमें ये एक इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, जिसको जैसे हम लोग माइंडलेस कंस्ट्रक्शन करके अपनी सिटीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं माइंडफुल सिटी बनाएंगे हम, जहाँ पे आपका मेडिटेशन वगैरह होगा, अच्छे से कॉस्मोपॉलिटन नेचर रहेगा सिटी का, एनवायरनमेंट पे भी उतना ही फोकस दिया जाएगा जितना इकोनॉमी पे, और प्लस
हैप्पीनेस पे थी, ठीक है। तो ये माइंडफुल सिटी जो बनाया जा रहा है उसका नाम है गेलेफू प्रोजेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली दरबार हॉल एंड अशोका हॉल एंड राष्ट्रपति भवन वर रीनेम्ड एज। तो ये ऑप्शंस देख के काफ़ी अजीब से ऑप्शंस हैं, बट द आंसर इज गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। तो अशोक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में जैसे दिया, पहले भी अशोक हॉल था, बस उसको अशोक मंडप कर दिया है, और ये दूसरा है गणतंत्र मंडप। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसे किसी अवार्ड दिया जाता है तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी बैठे रहते हैं, बैठी रहती हैं, और यहाँ से चल के आते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं, फिर राष्ट्रपति जी उठ के जाती हैं, या फिर उनके पास जाके कोई ऑनर देती हैं, कोई परमवीर चक्र या जैसे जो भी सम्मान होता है वो सब राष्ट्रपति यहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं। इस पूरे हॉल का नाम होता है दरबार हॉल, पहले था, ठीक है। उसी का ही नाम चेंज किया है, अब क्या रख दिया है, गणतंत्र मंडप। बिकॉज अर्लियर टाइम्स में यहाँ पे जितने भी रूलर्स होते थे, छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ये सब ब्रिटिश वगैरह आपस में मिलते थे इस हॉल में, किंग्स और ये सब की मीटिंग्स होती थी। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका तो कुछ मतलब रहा नहीं, क्योंकि अब किंग का कोई दरबार लगेगा नहीं, बिकॉज इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ रिपब्लिक, और रिपब्लिक में कोई किंग वगैरह नहीं होता, तो रिपब्लिक से ही उसका नाम पड़ा है गणतंत्र मंडप। ओके, और अशोका मंडप तो वैसे ही सेम है, अशोका हॉल का ही नाम चेंज किया। सिमिलरली इसी लाइन पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो थीम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है। तो लोकसभा की है पिकॉक और राज्यसभा की है लोटस। तो याद करने का तरीका क्या है, लोकसभा यानी कि लोग, लोग मतलब आम जनता, जनता का क्या है, मोर ही बनाया जाता है, मार मार के मोर बना दिया है। और राज्यसभा यानी कि स्टेट वगैरह है, तो ये एक परमानेंट हाउस है ना, तो मोदी जी ने सोचा यार ये लोकसभा तो बीच में डिसॉल्व भी हो सकती है, और आने वाले टाइम में मैं रहूँ ना रहूँ, बीजेपी रहे ना रहे, जीते ना जीते, बट राज्यसभा बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस, तो इसका सिंबल थीम ऐसी रख दो लोटस, कि सबको सबकॉन्शियस में चला जाए यार बीजेपी को ही वोट देना चाहिए था, ठीक है। तो राज्यसभा इज लोटस और लोकसभा इज पिकॉक, बिकॉज मार मार के मोर बना दिया गया, किसका, पीपल का, लोकल आम जनता का था, ठीक है। तो आंसर इज गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। सो जन औषधि केंद्र आपने देखा होगा, जिसपे मोदी जी की बड़ी सी फोटो बनी रहती है, एंड मोदी जी लव्स इंडियन डायस्पोरा, राइट। तो वो यूएस वगैरह जाते हैं तो उनकी इंडियन पॉपुलेशन को केटर करते हैं, या किसी भी जगह जाते हैं वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन को हमेशा उनसे को रिलेट करते हैं, सो दैट दे कैन गेट सम इंटरनेशनल फेम एज वेल। ओके, तो जन औषधि केंद्र मोदी जी कहीं खोलेंगे या किसी को देंगे तो ऐसी जगह होगी जो थोड़ा इंडियन, एक तो कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के आसपास होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास, ठीक है। और दूसरा आपका कि वहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन भी होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, सो दैट कुछ वहाँ पे खोलने का इंडिया को बेनिफिट भी मिले मोदी जी को, ठीक है। तो इंडियन मोदी जी ने क्या किया, मॉरिशस में खोला। मॉरिशस कहाँ है ये, अगर आप मैप देखें, ये आपको समझिए अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे आपको सऊदी हुई, ये आपका इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये सारे साउथ ईस्ट नेशंस है। तब यहाँ पे आपका मेडागास्कर है, यहाँ आपका मॉरिशस है, यहाँ पे आपके मालदीव्स वगैरह हैं, डिएगो गार्सिया वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे आपका मालदीव्स है, सॉरी मॉरिशस है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है, सेवन अराउंड 50% अराउंड हिंदूज की है, यानी कि इंडियंस की। तो ऊपर से इसके नाम में ही मौरी है, मर है, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कोई मरने वाला है, मरने वाला है तो उसको औषधि तो दो भाई, ठीक है। औषधि मिली, इसलिए पहला ये तो ट्रिक्स है आपको याद करने की, मरने वाला है इसे औषधि। बाकी लॉजिक यही कह रहा है कि इस पूरे रीजन में एक यही इंडियंस का हब है, तो यहाँ पे आपको पता है मॉलडीव्स के साथ अभी रिलेशन सही नहीं है, प्लस इस्लामिक नेशन भी है, तो उनको क्या समझ में आएगा बेचारे औषधि वगैरह क्या दे रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, ठीक है। तो इंडिया को लगा कि एक तो मरने भी वाला है, प्लस अपने इंडियंस भी हैं, तो बेस्ट है मॉरिशस को ही दे दो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या है, तो ज्ञानपीठ यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया इस बार का, ये क्वेश्चन है। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू विच अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट रामभद्र आचार्य, ए आर रहमान, जावेद अख्तर एंड गुलजार। ओके, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको हम लिखते हैं JNANPITH, क्योंकि संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में ज्ञ हम नहीं लिखते हैं, ज बोलते हैं इसको, जैसे आपने देखा हुआ यजनाज, यजना, तो यजना, जे मतलब यज्ञ, ठीक है। और पीठ मतलब क्या होता है, सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ ये सब पढ़ते हैं ना। पीठ मतलब ये कोई एक सीट या फिर अ, सीट सीट बोलते हैं जहाँ पे हम, जैसे ज्ञानपीठ हो गया तो सीट ऑफ नॉलेज, राइट।
तो इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस को मिला है? 2 जनों को मिला है। एक तो हमारे रामभद्राचार्य, आपने देखा होगा उनको यूट्यूब वगैरह पे कि ब्लाइंड हैं वो, बट उनको फिर भी सारी नॉलेज है। जितने वेद वगैरह हैं और पुराण्स वगैरह हैं, उन सब की नॉलेज है। ठीक है, तो उनको इस कैटेगरी में दिया गया। और गुलजार को दिया गया है फॉर हिज नॉलेज इन म्यूज़िक इंडस्ट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्टिंग, बेसिकली स्क्रिप्ट में और म्यूज़िक के लिरिक्स में काफ़ी ज़्यादा उनको काफ़ी टाइम से वो अपना कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को मिला है। और याद करने का तरीका इसका क्या रहेगा? एक तो रामभद्र आचार्य हो गए और दूसरा हो गए, रामभद्र को हमने याद रखा है बी से, भद्र। ठीक है, और दूसरा है गुलजार, जी। तो जी बी, इतना ज्ञान है इनके पास, ये एम बी के बी में नहीं आ पाता, सीधे जी बी में आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रामभद्र को हमने भद्र से याद रखा है, जय भद्रकाली वाला भद्र। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इज नेम्ड एज कर्कश, अग्निमान, प्रतिघात या ब्रह्मास्त्र। तो आंसर इज अग्निमान। और याद करने का तरीका क्या है? लॉजिक तो ये है कि अगर आपको पता हो कि इंडिया की जो प्राइवेट इंडस्ट्री एक खुली है जो ये सब बना रही है, उसका नाम है अग्निकुल। तो अग्निकुल ने अपना जो रॉकेट लॉन्च करेगा उसका नाम अग्निमान रखेंगे ऑब्वियसली। और कहाँ से इसको लॉन्च किया है? क्या फर्स्ट प्राइवेट लॉन्चिंग साइट जिसका नाम है धनुष। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? अग्नि, अग्नि से हमें 3 चीज़ों से मुक्ति मिली ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रॉस्पर या इवॉल्व होने के लिए। अग्नि यानी कि फायर ने 3 चीज़ों को में हेल्प की हमारी। पहला, डार्कनेस से हटा बचाया। ठीक है, दूसरा डर से बचाया कि मतलब कोई प्रेडेटर्स या किसी और मतलब रात का डर हो या प्रेडेटर का डर हो या किसी और सिविलाइजेशन के टेक ओवर करने का डर हो, तो इससे हमको बचाया। और तीसरा डी जो है वो है डिजीजेस से बचाया। डिजीजेस से कैसे? अब हम फूड को कुक करके खाने लगे थे। तो ये जो 3 डी हैं इसको बोलेंगे 3D। और किसने इसमें हमारी हेल्प की? अग्नि ने। 3D से लड़ने, तो अग्निमान इज द आंसर ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। ओके, एंड द कंपनी इज अग्निकुल, याद रखना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप बायोप्लास्टिक पार्क इन विच सिटी? ओके, तो एक चीज देखिएगा कि बायोप्लास्टिक क्या होता है। इज इट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायोमास प्लास्टिक? बेसिकली बायोप्लास्टिक होता है कि जो बायोमास यानी कि कोई ऐसी चीज हो जो नेचुरल फाइबर्स हो जिसमें, या नेचुरल कुछ भी नेचुरल हो। फॉर एग्जांपल समझिए जो आपने शुगर केन का वो होता है बैरिये से जिसको बोलते हैं हम, जिससे जो शुगर केन है उसको क्रश करने के बाद एक जूट जैसा फाइबर टाइप होता है, उसको बैगे से बोलते हैं। उसको उसको हमने प्लास्टिक के साथ मिला के एक बायोप्लास्टिक बनाया। ठीक है, तो ये बायोप्लास्टिक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बायोप्लास्टिक ऐसी चीज़ से बना हो जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, कुछ भी हो सकता है। बस बायोप्लास्टिक आप समझ लें, 2 चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस है, प्लास्टिक प्लस कोई एक बायोमास से रिलेटेड या कोई नेचुरल सब्सटेंस। तो इसमें क्या-क्या किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम? किसी भी फ्रूट है उसकी आउटर सरफेस जिसको हम खाते नहीं, फॉर एग्जांपल केला हो गया, उसका आउटर सरफेस हम फेंक देते हैं ना, तो उसको यूज़ करो विद प्लास्टिक मिला दो। सिमिलरली कोई सा भी फ्रूट ले लीजिए, शुगर केन का हमने बैग ऐसे देख लिया, कोई सी भी चीज़ को मिला दिया हमने प्लास्टिक के साथ और बना दिया हमने बायोप्लास्टिक। तो इसमें खीरा जो है, ये लखीमपुर खेरी का खीरा, राइट? तो खीरे की जो पील होती हैं, राइट, ऐसी सी होती हैं, उसको भी प्लास्टिक के साथ मिला दो तो बायोप्लास्टिक बन जाएगा। तो यही सोच के लखीमपुर खेरी में इन्होंने क्या खोला? बायोप्लास्टिक पार्क। ठीक है, याद रखना खीरे से अब कोई लिंक करना है, बायोप्लास्टिक है वो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। The next one is, consider the following statements. 1 crore households would get rooftop solar energy. Second statement is free electricity per unit per year up to 300 units. Which of the following options are correct for PM Suryodaya Yojana? Okay, तो आपको पता है कि रिसेंटली PM सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई है जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वाया रूफटॉप सोलर प्लांट। ठीक है, सो इसमें जो सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका, उसमें देखिए 300 यूनिट्स लिखा है प्रोवाइड की जाएंगी, विच इज़ राइट। बट 300 यूनिट्स पर ईयर नहीं है, पर मंथ होगा। ओके, तो 300 यूनिट्स पर मंथ आना चाहिए। सो द आंसर इज ओनली 1। याद रखने का तरीका, 300 यूनिट्स हैं कि 200 हैं, इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो याद रखिएगा हमारी जो अर्थ है, मरकरी वीनस अर्थ, अर्थ इज ऑन थर्ड नंबर, यानी कि हर एक को अगर 100 मार्क्स हैं
तो अर्थ को 300 हो गया। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये वाला सही है ऑप्शन कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को मिलेगा। ओके, Bharat Atta will be available at MRP not exceeding what price? So this is talking about the phase 1. Phase 1 as in कि जो भारत आटा है, ये 2 फेज, अभी रिसेंटली एक फेज 2 भी स्टार्ट हुआ है जिसमें उसकी क्या प्राइस है और फेज 1 में क्या प्राइस रहेगी या क्या प्राइस थी। तो फेज 1 जब था तब प्राइस थी 27.50, यानी कि बी ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट। बट अब रिसेंट में 2.5 रुपये बढ़ा के इसकी रेट हो गई है 30 रुपीज़ पर केजी। बट क्वेश्चन आपसे यूजुअली यही पूछेगा कि जब भारत आटा लॉन्च हुआ था तो उसको इनिशियल किस प्राइस पे लॉन्च किया गया था, कि क्या एमआरपी रखी जाएगी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, वो है 27.50। और चावल था वो था 29 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अब कितना हो गया है चावल, 5 रुपीज़ बढ़ा के 34 रुपीज़ पर केजी हो गया है। चावल का तो यूजुअली पूछेगा नहीं, बट याद रखिएगा थोड़ा ही ज़्यादा था उससे, 27.50 से 29 था। उसके बाद याद रखने का तरीका कैसा है, 27 और 50, 27 के बीच में देखिए क्या है, आटा लिखा है साफ साफ, और 50 के बीच में क्या लिखा है साफ साफ, आचा। अगर आप साउथ मुंबई या साउथ दिल्ली के क्राउड के साथ रेजोनेट करते हैं तो यू वुड अंडरस्टैंड दिस कि आचा क्या होता है। बोलते हैं भैया 1 किलो आचा देना, तो 27-50 ऐसे याद रख लीजिएगा। तो अब उसमें ढाई 2.50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया, 30 रुपीज़ पर केजी से बिकने लगा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। who recently appointed as the first who has been recently appointed as the first woman medical officer of Indian Army to be deployed on an operational post on Siachen Glacier। ठीक है, ये आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर था हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कौन है जिसको एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑपरेशनल पोस्ट पे भेजा है। ठीक है, तो इसकी एक स्टोरी है सियाचिन की। तो सबसे पहले एक लड़की थी शिवा चौहान, नाम से नहीं पता लग रहा है कि लड़की थी। शिवा कुड बी अ मैन एज वेल और फीमेल, अर्धनारीश्वर है ना। तो इस वजह से ये लड़का बन के या लड़की बन के सबसे पहली पोस्ट पे पहुंच गई सियाचिन ग्लेशियर पे। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑन टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। कोई मेडिकल ऑफिसर कुछ नहीं है सब। फर्स्ट वाज द अगर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट लेडी या फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर, द आंसर इज शिवा चौहान। शिवा चौहान क्यों? क्योंकि तब तक पता नहीं था कि लड़का है कि लड़की है, इस वजह से भाग के चढ़ गई थी नाम से। ओके, सेकंड क्या हुआ फिर, तो एक लड़की थी, उसकी मम्मी ने उसको बोला बेटा जब वो जा सकती है तो ये ले भगवान के नाम का तू टीका लगा और तू भी चल जा। उसकी माँ ने उसको बोला और टीका लगा के उसको भेज दिया। पर ये थी मेडिकल ऑफिसर, पुरानी वाली मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, वो तो नॉर्मल थी। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर ने लगाया टीका तो इनका नाम हो गया गीतिका। ठीक है, और इनको बोला कि बेटा आप तुरंत प्रभाव से ऊपर चढ़ जाएं, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी माँ ने इसको भेज दिया डरा धमका के। अब वहाँ जाके इसको पता लगा कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर पे भेजा है मैंने अपनी बेटी को, ये तो ऑपरेशनल पोस्ट ही नहीं है, वो तो बंद पड़ी है। अब लोग बोलेंगे कि बेटा ये कहाँ भेज दिया अपनी बेटी को, वहाँ तो कोई है नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए हु वाज द फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन ऑन सियाचिन ग्लेशियर, आंसर वुड बी गीतिका कौल। बट अगर क्वेश्चन आए हु which of the I mean who would be the मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड ऑन ऑपरेशनल पोस्ट, यानी कि जहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं सही में, ऑपरेशनल पोस्ट पे किसको भेजा है, उसका नाम है फातिमा वसीम। इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमने देखा ना उसकी माँ ने उसको टीका लगाया यहाँ पे और वो भेजा कि बेटा जाओ। और वहाँ पे जाके बेटी गई गीतिका, देखा कि मैं ऑपरेशनल पोस्ट पे काम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी माँ की वहाँ पे फटी कि बेटा मैंने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया यार, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। खुद पहुँच रही है ऑपरेशनल पोस्ट पे, यहाँ पे सही में कुछ वर्किंग वगैरह चल रही थी और फटी माँ से ये रखी है, उसकी माँ की फटी, गीतिका को ढूंढने पहुँच गई और सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ओवरऑल स्टोरी ये रही, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट वुमेन टू रीच सियाचिन टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन वाज शिवा चौहान। ठीक है, क्योंकि नाम से नहीं पता लग रहा लड़का था लड़की थी, तो लड़की पहुंच गई। सेकंड पहुंची जिसको टीका लगा के उसकी मम्मी ने भेजा था, बेटा जाओ। ठीक है, थर्ड में उनकी मम्मी की पटी, बेटा कहाँ भेज दिया मैंने तुम्हें, ऑपरेशनल पोस्ट पे तो जाती तो मम्मा भी खुद ही पहुंच गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टोरी रही। ठीक है, सो दिस वाज द होल 25 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। लेट्स रिवाइज देम वेरी क्विकली। सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारा आया था विम्बलडन चैंपियनशिप पे पहला क्वेश्चन, तो क्या होना चाहिए हमारा, उफ और वाह, क्राइंग एंड गोइंग गुड। उसके बाद सिन सिन कार कार, ए ए आई बी, सबके नाम पता है, देख लीजिएगा, ये आपका टेनिस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद सेमीकॉन, सेमीकॉन में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर में कि इंडिया के पास बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, तो
नॉट इन इंडिया। ठीक है, नॉट इन इंडिया इज द ट्रिक। नेक्स्ट हमने देखा वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट के हमने देखा कि मोदी जी के पास क्या क्या दो चीज़ें हैं, पैसा है, फिर दूसरा उनका नसीब है। ठीक है, तो पैसा प्लस उनका नसीब कितना हुआ, 65 प्लस उनका नसीब यानी कि 79। उसके बाद हमने देखा कौन से डिजीज़ को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखा कि सबको तो ट्रैक कर रहे थे हम, एक डिजीज़ को नहीं ट्रैक कर पाए, और जब ट्रैक किया तो निकला ओ एम जी, ट्रैक, ओ माई गॉड। ठीक है, तो ट्रैकोमा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्नो लेपर्ड का हमने सर्वे देखा था। तो इसका हमने देखा कि स्नो देखते ही हमें याद आना चाहिए, दो फ्रेंड्स हैं वो लड्डू बना के खेल रहे हैं। ठीक है, लड्डू, लड्डू से हमारा याद है लद्दाख एंड उत्तराखंड। उसके बाद लड्डू के साथ खेल रहे थे, तो क्या हुआ, एक एकदम से आहट हुई, तो 7-1-8 से तो ये हो गया, और लड्डू और यूके से हो गया लद्दाख एंड उत्तराखंड। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन जो 100 बिलियन। तो सब सोच रहे हैं कि ये खुद की सेरेमनी हुई, जी नहीं, इनहेरिटेड थी बाय फादर। फादर इनके लॉरियल के मालिक, और इससे पहले इनको कोई हायर नहीं कर रहा था। फिर जैसे ही बनी तो इन्होंने बोला, मैं लगाया बटन कोर्ट का, मैं करूँगी हायर, मायर हो गया, बटन लगाया कोर्ट का यानी कि ब्रेटन कोर्ट मायर। उसके बाद स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023, इंदौर एंड सूरत। क्यों, सूरत सुंदर है, इंदौर में आप कचरा करिए, बाहर मत करिए। उसके बाद क्लीनेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है, तो हमने देखा एक भविष्यवाणी हुई थी कि थंडर स्टॉर्म हो जाएगा अगर गंगा को क्लीन नहीं किया प्रयागराज में महाकुंभ होने से पहले। तो क्लीन कर दो गंगा, वरना कुंभ में क्या होगा, बिजली गिरेगी। वाराणसी, कुंभ और बिजनौर। ठीक है, वाराणसी, कुंभ और बिजनौर। रिसेंटली रॉन प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड और टाइफून यागी में, यागी कौन ने किया, योगी से। योगी जी पहले तो एकदम तूफानी थे, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन क्या हुआ, एकदम सैड हो गए और भवन में बैठे रहते अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस। कौन से स्टेट ने किया है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है, और ताकि बच्चियों को खुद ही बोला जाए बेटा कहाँ मैरिज कर ली छोटी सी उम्र में, इससे बेटर आप पुलिस में जाइए और अपनी पति को जेल करवाइए। ठीक है, उसके बाद विच सिटी बिकेम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज लिस्ट WCTCC द्वारा। तो हमने देखा कि क्राफ्ट से हमें याद आना चाहिए दूल्हे दुल्हन का मंडप, दूल्हे दुल्हन के मंडप के पीछे जो आर्ट एंड क्राफ्ट हो रखी है, एक दुल्हन दुल्हन और दूल्हे को ने डाली वरमाला यानी कि जयमाला। जयमाला के बाद शोर हो गया पूरे नगर में कि बेटा खाना खुलने वाला है। नेक्स्ट इज हमने ये इसके साथ ये भी देखा कि यूनेस्को की कौन सी सिटीज़ थी, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में जयपुर में फर्स्ट थी वो क्राफ्ट के लिए। उसके बाद मुंबई है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, लिटरेचर के लिए अभी कोझिकोड बनी, चेन्नई म्यूजिक है, वाराणसी म्यूजिक है, और अभी एक और म्यूजिक के लिए आई वो है ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट है सबमरीन्स का, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन्स हैं कौन सी हैं, जिसके देखते ही पाकिस्तान के मुंह से क्या निकला, अरे अरिहंत एंड अरिगात। हु वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में कोई जानता नहीं है, क्लोजिंग में सब मेडल वगैरह जीते हैं। ठीक है, ओपनिंग में भेजा हमने किसको, पीवी सिंधु को और शरद कमल को। क्लोजिंग में क्योंकि जो मेडल वाले हैं यानी कि मनु भाकर के पास मेडल था और एक पी श्रीजेश के पास मेडल था। ठीक है, यानी कि पीएम को लाया क्लोजिंग में, एसपी को भेजा ओपनिंग में। वाज द ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएस का हमने देख लिया कब इंप्लीमेंट होगा, 1 अप्रैल 18.5 और 10 होगा। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन 18.5 और 10 है, और 10 ईयर की सर्विस में आपको 10,000 मिलेंगे मिनिमम। 25 साल की सैलरी में आपको 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ की सैलरी मिलेगी। और नेक्स्ट क्या है आपका, वन नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने देखा कि 106 हुआ था क्योंकि लड़की ने मारा है चक्का असली रिजर्वेशन पाके। 105 क्या था आपका, 5 अपने पंच मारा है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, टू रिस्टोर पावर ऑफ स्टेट्स। 4 में हमने देखा कि कोई चारा नहीं भाई, एंग्लो इंडियंस तुम्हारे रिजर्वेशन कटेगा। 103 हमने देखा कि 3 का उल्टा EWS। 102 हमने देखा भाई मेरा भी बना दो, NCBC बना दो, सबके पास है। 101 हमने देखा मोदी जी ने शगुन के लगाया GST। नारी शक्ति वंदन हो गया। नेक्स्ट है जनजाति गौरव दिवस। जनजाति से लड़ते ही क्या देखा है, मिशन इम्पॉसिबल 1511 सीक्रेट कोड में लिखा है। नेक्स्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो का दूसरा नया नाम, जो लंबे रूट पे मेट्रो है यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ। नेक्स्ट है भूटान ने कौन सी नई सिटी बोली है, उसने बोला भाई जले पे नमक मत छिड़को, जो तुम्हें सिटी बनानी चुपचाप बना लो, सबको बताओ मत कि हैप्पी है सैड है जो भी है। ठीक है, जले पे नमक मत छिड़को। दरबार हॉल और अशोक हॉल का क्या नाम रखा है, दरबार का आपको पता है क्योंकि अब दरबार नहीं लगते, किंग वगैरह के जमाने में रखते थे दरबार। तो इंडिया इज नाउ बिकम गणतंत्र और रिपब्लिक, नो मोनार्कियल हेड। और दूसरा अशोक मंडप तो सेम है ही नाम। वैसे ही लोकसभा की थीम है पिकॉक, बिकॉज लोग
इज इक्वल्स टू मोर, लोगों का मोर बना दिया जाता है। राज्यसभा मोदी जी की ट्रिक है कि लोटस वाली थीम रखो ताकि बीजेपी का नाम तय उम्र तक रहे। फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ऐसी जगह यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन भी काफ़ी हो हिंदूज़ की, एंड प्लस पास में भी हो हमारे, तो मॉरिशस। और ट्रिक के तौर पे याद करना था हमें, तो औषधि किसको काम आती है? जो मरने वाला हो, मरने वाला हो, ठीक है, यानी कि मॉरिशस। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? ज़्यादा ज्ञान हो गया, कितना जीबी हुआ ज्ञान? जी से आपका गुलजार, बी से आपका भद्राचार्य। नेक्स्ट है आपका 3D प्रिंटेड। 3D हमें कौन से हैं 3D हमारे? डर, डार्कनेस, डिजीज। किससे हमारे दूर हुए? फायर, यानी कि अग्नि से, अग्निमान। नेक्स्ट है यूपी का बायोप्लास्टिक, प्लास्टिक प्लस बायोमास कोई है हमारे पास, कौन सा बेस्ट है? हीरे की पील, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम सूर्योदय योजना, 1 करोड़। और थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ है, तो 300, मरकरी, वीनस, अर्थ। भारत आटा कितना? सत्ता पच्चा, सत्ता पच्चा। पहले 27-50 था, अब कितना? 2.5 रुपये बढ़ा के कितना हुआ? 30। वैसे ही पहले राइस था हमारा 29, 5 रुपीज़ बढ़ा के अब कितना हो गया? 34। रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर, इसकी कहानी आपको पता है? सियाचिन पे भेजा सबसे पहले शिवा भाई, सब गए लड़की बन के, शिवा। उसके बाद गए आपके गीतिका को टीका लगाया, टीका लगा के भेजा। ऑपरेशनल पोस्ट नहीं थी, मेडिकल ऑफिसर हैं ये दोनों, गीतिका और फातिमा। तो उसकी माँ की फटी, मैंने कहा यार बिना ऑपरेशनल पोस्ट पर भेज दिया, तो माँ खुद ही पहुंच गई, फटी माँ। And that's the end of the revision as well. So we are done with the part third of this series, and hope you enjoyed the lecture. If there is any doubt or any query regarding this portion, you can comment down below, or you can reach out to our team as well. That will be it. Have a good day.